अब इसमें नंबर 2 यहाँ पे आता है अमाशय। जो अमाशय के अंदर पूरी प्रक्रिया पाचन की यहाँ पे इसके अंदर होती है। तो क्या होता है, जो अर्धपाचित आहार जो होता है वो क्या होता है, अमाशय के अंदर आता है। अमाशय में आहार को 3 घंटे तक भिगोया जाता है, यानी मिक्स किया जाता है, तथा टुकड़े होकर अर्धगठन पेस्ट में क्या होता है वो बन जाता है, मतलब उसके आधे आधे टुकड़े जो हैं वो हो जाते हैं। उसके बाद उसमें आप नंबर 2 लिखोगे आप पॉइंट बना के कि अमाशय की दीवार जो होती है वो जठर रस क्या करती है, उत्पन्न करती हैं, और जठर रस के अंदर HCl, पेप्सिनोजम एवं श्लेष्म होता है। तो पहले हमने क्या देखा कि अमाशय क्या करता है, जो अर्धपाचित आहार जो होता है वो अमाशय के अंदर आता है, उसके बाद 3 घंटे तक उसे विलोया यानी मिक्स किया जाता है, और उसके अर्धगठन होने के बाद वो क्या होता है, पेस्ट में बदल जाता है। उसी तरह यहाँ पे आगे हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, उसके बाद नंबर 1 लिखोगे यहाँ पे HCl, अब यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो आहार को क्या करता है, अम्लीय मतलब अम्लीयता बनाता है और बैक्टीरिया आदि को नष्ट करता है। उसके बाद पेप्सिनोजम का कार्य क्या करता है, पेप्सिनोजम जो होता है वो पेप्सिन में बदलता है, यानी पेप्सिनोजम को पेप्सिन में बदलता है। श्लेष्म जो होता है वो अमाशय की जो दीवार होती है उसे HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन से क्या करता है, रक्षा प्रदान करता है। उसके बाद आगे लिखेंगे पेप्सिन जो होता है वो अम्लीय माध्यम खुराक में स्थिर जो प्रोटीन जो होता है उसका पाचन करके छोटे अणुओं में रूपांतरित करता है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है यहाँ पे छोटी आंत। तो इसमें छोटी आंत क्या करती है, यानी सुता जैसे बोलते हैं हम, तो छोटी आंत जो होती है वो सहायक ग्रंथि जो होती है वो यकृत तथा स्वादुपिंड के अंदर पाचक रस क्या करती है, ग्रहण करती है। उसके बाद दूसरा दिया स्वादुपिंड रस में क्या होता है, तो एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज नामक उत्सेचक जो होते हैं वो स्वादुपिंड के अंदर होते हैं। एमाइलेज उत्सेचक क्या होता है, तो स्टार्च का क्या करता है, पाचन करता है। ट्रिप्सिन क्या होता है, तो यहाँ पे बची हुई प्रोटीन है उसका पाचन करता है, और लाइपेज जो होता है वो क्या करता है, चर्बी का पाचन करता है। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि एमाइलेज जो है वो स्टार्च का पाचन करता है, ट्रिप्सिन जो है वो बची हुई प्रोटीन का पाचन करता है, लाइपेज जो है वो चर्बी का पाचन करता है। उपरोक्त भोजन जो है वो आंत की भित्ति क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, यानी बचा हुआ जो भोजन होता है वो। इसके आंतरिक स्तर के अंदर अंगुली यहाँ पे गैसें जो होती है वो प्रवृत्त होती हैं, जिससे दीर्घ रोम कहा जाता है। ये 1 मार्क्स के लिए पूछा, दीर्घ रोम किसे कहते हैं, ऐसा पूछा तो आप बता सकते हैं। जो अवशोषण का क्षेत्रफल क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तथा भोजन के तत्वों को अवशोषित करके कोशिका तक पहुंचाते हैं, जिससे हमारे शरीर को ताकत मिलती है। उसके बाद बृहद आंत, मतलब जिसे बोलते हैं हम बड़ी आंत बोलते हैं। तो बिना पचा भोजन जो होता है, यानी अपचित खुराक जो होता है वो बड़ी आंत के अंदर आता है। उसमें स्थित दीर्घ रोम जो होता है वो जल का अवशोषण कर लेते हैं, और जो होता है बाद में क्या होता है, जल जो होता है वो निकल जाता है। उसके बाद गुहा, गुहा क्या करता है, अन्न पचित खुराक जो होता है गुदा अथवा तो गुदा द्वार से शरीर के बाहर के द्वारा निकाल दिया जाता है, जिसे हम गुदा बोलते हैं। तो ये उसका कार्य होता है। आगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट दिया उत्सर्जन किसे कहते हैं। मानव के उत्सर्जन तंत्र का हमें क्या करना, सचित्र तो यहाँ पे वर्णन करना है उत्सर्जन का। तो उत्सर्जन मीन्स क्या स्टूडेंट्स, ये मानव जीव के अंदर क्या है, ये घटना होती है, इसमें पौधों के अंदर भी ये होती है उत्सर्जन करना। तो उत्सर्जन क्या होता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो वह जैव प्रक्रिया, अब जैव प्रक्रिया मतलब क्या है, लाइफ प्रोसेस, ठीक है, जिसमें इन हानिकारक और अपचित मतलब जो अपचित बचा हुआ जो पदार्थ जो होता है उसे निष्कासन करने की प्रक्रिया जो होती है उसे उत्सर्जन कहा जाता है। मानव का उत्सर्जन तंत्र की यहाँ पे आकृति, तो मानव उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ी वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय एवं मूत्र मार्ग होते हैं, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, तो पहला देखा एक जोड़ी वृक्क, ठीक है, यहाँ पे जो दिख रहे हैं आपको ये एक जोड़ी वृक्क देखा होगा आपने, ठीक है। उसके बाद मूत्रवाहिनी, ठीक है, महाशिरा, मूत्राशय और मूत्र मार्ग, ये सब इसके अंदर भाग होते हैं। तो शरीर के स्थान, इसका स्थान कहाँ होता है, तो शरीर में वृक्क जो होते हैं वो उदर गुहा में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। ये सेम अथवा तो काजू के आकार के होते हैं, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं वो। उसके बाद नेक्स्ट दिया यहाँ पे मूत्रवाहिनी, यानी वृक्क से निकलने वाली मूत्रवाहिनी जो होती है वो क्या होती है, मूत्राशय के अंदर खुलती है। उसके बाद अगला टॉपिक दिया मूत्राशय, इसका जो लास्ट भाग जो होता है वो, तो मूत्राशय में से मूत्र पेशियां जो होती है वो नलिका में मूत्र मार्ग एक छोटे छिद्र के द्वारा बाहर की ओर खुलता है, जिससे उत्सर्जन यहाँ पे पूरा प्रोसेस यहाँ पे होता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स यहाँ पे पूछा जाता है हमें कि मनुष्य में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया को समझाओ, किस तरह यहाँ पे निर्माण होता है उसकी प्रक्रिया। तो देखते हैं यहाँ पे, तो क्रिया आप लिख दोगे पहला, तो यहाँ पे पहला क्या होता है, वृक्कीय धमनी रुधिर के साथ पुनःउपयोगी द्रवों को वृक्क में क्या करती हैं, डालती हैं, और वृक्क के रुधिर कोशिका गुच्छ में बहते रक्त से पर्याप्त क्या होता है, दबाव, प्रेशर बनता है। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, जिसके प्रभाव से कोशिका में से जो उत्सर्ग द्रव्य जो होता है वो छनकर बोमिन की थैली में इकट्ठा होते हैं, और इस क्रिया को कोशिकीय निष्पदन कहा जाता है। तो ध्यान रखना है कि जैसे कभी कभी आपको जब टॉयलेट वगैरह लगती तो आप जो रोक लेते हैं ना, तो हमें वो रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो होता है अंदर
मतलब जो निष्कासित जो कचरा जो होता है वो क्या होता है बोमिन की थैली में इकट्ठा होता है। बोमिन की थैली फटने से हमें नुकसान भी बहुत मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती, बीमारियां हो सकती। तो हमें कभी भी जब भी हमें वॉशरूम वगैरह जाना तो उसे हमें रोकना चाहिए नहीं। उसके बाद चौथा पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ पे, छने हुए निस्पंदन से, चौथा पॉइंट हमें दिया हुआ है, छने हुए निस्पंदन से उत्सर्ग घटक एवं आवश्यक द्रव्य जो होते हैं, पानी आदि जो होते हैं, वो नलिका में भागों के पोलाण में से जो होते हैं वो प्रसार किया जाता है। पोलाण मतलब यहाँ पे होल से जो है प्रसार किए जाते हैं। उसके बाद पांचवा पॉइंट आप लिखोगे, निकटवर्ती तथा दूरस्थ, यहाँ पे कुतलाकार नलिका जो होती तथा हनले के लूप के पास रुधिर कोशिकाओं का क्या होता है, जाल होता है। ऐसा आप पांचवा पॉइंट लिखेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट आप लिखेंगे, नलिका में पोलाण में कुछ पानी तथा उत्सर्ग पदार्थ ही होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, मूत्र कहते हैं, जो मूत्र वाहिनी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, तो मूत्र वाहिनी के द्वारा मूत्र जो होता है वो मूत्राशय में जाता है और वहां पे क्या होता है, इकट्ठा होता है। लास्ट पॉइंट आप लिखेंगे, जब मूत्राशय पूर्ण रूप से पूरा मूत्र से यहाँ पे भर जाता है तब उसके अंदर संकोचन होता है एवं मूत्र मार्ग के द्वारा मूत्र जो है वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार मूत्र निर्माण की प्रक्रिया यहाँ पर होती है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स 2 मार्क्स के लिए मैं पूछ रहा था कि लसिका और रुधिर के अंदर अंतर क्या है, ये हमें पूछा था, जिससे आपको समझाना रहेगा। तो सबसे पहले आप लसिका में क्या लिखोगे, लसिका जो होता है वो क्या होता है, छना हुआ रक्त होता है, जबकि ये होता है क्या होता है, सामान्य संयोजी, यहाँ पे तरल, यहाँ पे संयोजी मतलब मिला हुआ, यहाँ पे उत्तक होता रक्त होता है, कह सकते हैं आप। उसके बाद लसिका रंगहीन तरल है, जबकि ये जो है क्या है, लाल रंग का तरल उत्तक है। अब इसमें आरबीसी नहीं पाया जाता है, जबकि इसके अंदर आरबीसी जो है वो क्या होता है, पाया जाता है। अब डब्ल्यूबीसी अधिक मात्रा में इसके अंदर पाया जाता है, जबकि इसमें डब्ल्यूबीसी जो है वो होते हैं परंतु कम मात्रा में होते हैं। आप लिख सकते हैं डब्ल्यूबीसी इसमें कम मात्रा में मतलब रक्त के अंदर पाए जाते हैं। लसिका में ऑक्सीजन एवं अन्य पोषक द्रव्यों की मात्रा जो होती है वो क्या होती है, उसकी मात्रा कम होती है, जबकि रक्त के अंदर ऑक्सीजन तथा अन्य पोषक द्रव्यों की मात्रा जो होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। छठे पॉइंट में आप लिखेंगे, लसिका में लिम्फोसाइट्स बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और छठा जिसमें रुधिर के अंदर आप कहेंगे कि रक्त में न्यूट्रोफिल की संख्या जो होती है वो बहुत अधिक मिलती है। यानी आपको ध्यान रखना है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे छना, तो इसमें क्या होगा, तरल संयोजी, ठीक है। रंगहीन तो ये लाल रंग का, आरबीसी पाए जाते हैं तो आरबीसी नहीं पाए जाते हैं। डब्ल्यूबीसी की मात्रा अधिक, तो यहाँ पे डब्ल्यूबीसी की मात्रा रक्त में कम होती है। O2 एवं पोषक द्रव्य की मात्रा कम होती है, इसमें O2 एवं पोषक द्रव्य की मात्रा अधिक होती है। और इसके बाद दूसरा आप क्या लिखेंगे, लसिका के अंदर लिम्फोसाइट्स की बहुत अधिक मात्रा पाए जाते हैं, जबकि इसमें रक्त के अंदर न्यूट्रोफिल की संख्या बहुत अधिक पाई जाती है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें अगला सवाल पूछ रहा था कि कोशिकीय शोषण किसे कहते हैं और कोशिकीय शोषण के प्रकार बताना। जो हम सांस की प्रक्रिया लेते हैं कोशिका के द्वारा, उसे कोशिकीय शोषण कहा जाता है। तो उसके 2 प्रकार होते हैं, पहला होता है ऑक्सीय शोषण, दूसरा होता है अनॉक्सीय शोषण। तो ऑक्सीय शोषण जो होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होकर कार्बन डाइऑक्साइड और क्या होता है, पानी बनता है, जो यहाँ पे आप ये फिगर के अंदर देख सकते हैं। यानी ग्लूकोज का हमने फॉर्मूला देखा, फॉर्मूला क्या होता है, मतलब C6H12O6 इसका फॉर्मूला होता है। अब ग्लूकोज लाइसिस अथवा तो यहाँ पे कह सकते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में यानी प्रकाश की उपस्थिति में इसका दहन होता है, जिससे हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड H2 मतलब पानी, और हमें क्या मिलता है, ATP यानी एनर्जी प्राप्त होती है। दूसरा होता है अनॉक्सीय शोषण। तो अनॉक्सीय शोषण जो होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले शोषण को अनॉक्सीय शोषण जो हम कहते हैं। अब आप सभी स्टूडेंट्स को बताता चलो कि जो ऑक्सीय शोषण की जो यहाँ पे ऊर्जा जो होती है वो ATP के रूप में क्या होती है, संग्रहित होती है। तो हम यहाँ आते थे ऑक्सीय शोषण, अनॉक्सीय शोषण किसे कहते हैं। तो ये जो होता है ये बैक्टीरिया, यीस्ट, कवक एवं अंतर परोपजीवी के अंदर जो होता है वो हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। अब इसमें भी क्या होता है, सेम ग्लूकोज जो होता है, साथ में यहाँ पे क्या होता है, जब इसकी अभिक्रिया होती है, ठीक है, यानी प्रकाश अनॉक्सीय शोषण की मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तब यहाँ पे क्या होता है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और जो ATP रूप में यहाँ पे ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, यहाँ पे संग्रहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखते हैं यहाँ पे हम, जिस तरह मनुष्य का पाचन तंत्र इंपॉर्टेंट था, सेम उसी तरह 4 मार्क्स का सवाल जो होता है वो श्वसन तंत्र के नामांकित आकृति बनाकर उसके अंगों के बारे में लिखो और श्वसन क्रिया को समझाओ। तो आपको ये फिगर पूरा जो है याद करना होगा। अब फिगर स्टूडेंट सही नहीं बनेगा कोई बात नहीं, लेकिन आपको क्या करना है, ये जो इसके नाम जो है वो श्वास नली, उसके बाद फुसफुस, पसलियाँ, नसाद्वार, मुख गोवा, ठीक है, और कुपिका, और यहाँ पे श्वासनिका और कुपिका कोश, डायफ्राम, ये जो है आपको नाम जो है सही से लिखना है। और ये श्वास निकाय, तो ये आपको जो है एकदम सही से क्या है, इसका नाम जो है आपको लिखना है बराबर उसके अंदर, बगल फिगर आपको थोड़ा सही ना बने उससे कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे निम्नलिखित कौन कौन से भाग हैं श्वसन तंत्र के। तो पहला
नास द्वार, श्वास नली, श्वास वाहिनी, फेफड़ा, ये उसके जो होते हैं मुख्य द्वार होते हैं। उसके बाद क्या करोगे, एक एक टाइप्स के बारे में आप समझा दोगे। सबसे पहला हमने यहाँ पे लिया लसिका। तो लसिका जो होती है मनुष्य के शरीर में वायु जो होती है वो अंदर जो होती है क्या नशा द्वार के द्वारा अंदर यहाँ पे आती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया है नशा द्वार के द्वारा जाने वाली वायु जो होती है वायु मार्ग में उपस्थित महीन बालों के द्वारा निस्पंदित यानी छन के जाती है। जो कचरा जो होता है वो हमारे जो नाक के अंदर जो बाल था उसके अंदर क्या होता है फंस जाता है, जिससे शरीर में जाने वाली वायु जो होती है वो धूल के रजकण एवं अन्य दूसरी अशुद्धियां नहीं रहती है और इस मार्ग में श्लेष्म की परत भी होती है। आगे दिया है दूसरी अशुद्धियां नहीं रहती, सिर्फ इसमें क्या रहा श्लेष्म मार्ग के अंदर श्लेष्म की परत होती है। दूसरा पॉइंट हमारा श्वास नली। श्वास नली जो होता है यह अन्न नली के क्या होता है समीप होता है, जिससे हम श्वास लेते हैं वो उसकी जो नली होती है उसे हम श्वास नली कहते हैं। अब इसमें जो होता है वो सी आकार की कुर्चाओं के यहाँ पे छल्ले होते हैं जिनके कारण श्वास नली का मार्ग जो होता है वो अवरुद्ध नहीं होता है। मतलब अवरुद्ध मतलब वहाँ पे किसी तरह का प्रॉब्लम्स वगैरह होती ही नहीं, क्योंकि वो सी आकार का होता है इसलिए, जिसके कारण आगे चलकर श्वास नली जो होती है वो दो भाग में यहाँ पे बढ़ जाती है, जिससे श्वास वाहिनिका कहा जाता है। जिससे यहाँ पे श्वास निकाय हमने देखा, ठीक है, उसी तरह श्वास वाहिनिकाएं जो उसे कहा जाता है। आगे देखते हैं अब बाकी क्या होता है। फिर ये जो फेफड़े के अंदर क्या होती हैं प्रवेश करती हैं। फिर बाद में ये जो फेफड़ा आपको दिख रहा है ये पूरे फेफड़े के अंदर क्या होती हैं ये प्रवेश करती हैं। अगला हमारा टॉपिक होता है फुसफुस, यानी जो आप यहाँ पे देख रहे हैं फेफड़ा जिसे हम फुसफुस भी कहते हैं। तो फुसफुस के अंदर का मार्ग जो होता है वो छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है, जो अंत में गुब्बारे जैसी रचना में क्या होता है बदल जाता है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं वो उसका, जिससे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम कुपिका कहते हैं। कुपिका की सतह, कुपिका जो होती है वो सतह को उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय होता है और कुपिका की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का क्या होता है यहाँ पे जाल होता है। मतलब कुपिका की जो भित्ति होती है उसके अंदर क्या होता है रुधिर वाहिका को जाल आपको दिख रहा है इस तरह जो है वो इस तरह कुपिका के अंदर रुधिर वाहिका का जाल यहाँ पे होता है। आगे हमारा था श्वास की प्रक्रिया। अब श्वास की प्रक्रिया यहाँ पे श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया कैसे होती है तो वो यहाँ बताया। तो जब हम यहाँ पे सांस हम लेते हैं हमारे नसाद्वार के द्वारा तो तब हमारी पसलियां क्या होती हैं ऊपर उठती हैं, यानी आप जब अगर सांस लोगे तो आप देखोगे तो आपकी जो पसली जो क्या होगी ऊपर उठेगी और हमारा डायफ्राम क्या होता है चपटा हो जाता है। लेकिन हम जब परिणाम स्वरूप सांस को हम छोड़ते हैं बाहर तो ऑक्सीजन क्या होती है हमारे फेफड़े के अंदर घुस जाता है, जिससे हमारा कुपिका जो होती है वो भर जाती है, यानी विस्तृत यानी फैल जाता है। रक्त शेष जो होता है वो शरीर से CO2 कुपिकाओं में छोड़ने के लिए जाता है। कुपिका में से रक्त जो होता है वो ऑक्सीजन ग्रहण करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर के विभिन्न भिन्न भागों तक पहुंचता है। आपको एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन दिया होगा हीमोग्लोबिन क्या है तो आपको बताना रहेगा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे दिया श्वासोच्छ्वास के समय, जब हम श्वास लेते हैं उस श्वासोच्छ्वास के समय डायफ्राम जो होता है वो नीचे जाता है और फेफड़ा जो होता है वो सिकुड़ने लगता है, जिससे कुपिका के अंदर आई CO2 जो होती है वो नाक के द्वारा बाहर निकल जाती है। यह क्रिया जो होती है बारंबार यानी एक के बाद एक होती है। इस प्रकार जो श्वास की जो क्रिया जो है हमारी चलती रहती है। जब भी हम सांस पहले लेंगे, ठीक है, पहले तो हम क्या करेंगे छोड़ेंगे तो हमारा क्या पेट ढीला होगा, लेकिन जब सांस लेंगे तो हमारा जो अंदर का जो कुपिका होगी वो क्या होगी हवा से भर जाता है। इस प्रकार CO2 छोड़ना और ऑक्सीजन ग्रहण करना ये प्रक्रिया श्वासोच्छ्वास की जो होती है वो प्रक्रिया सतत चलती रहती है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट जो है यहाँ पे मनुष्य का हृदय, तो स्टूडेंट्स ये भी इंपॉर्टेंट है, हर साल 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, ठीक है, ये भी आपको याद कर लेना, बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो देखते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हृदय का कद और आकार, तो जिस तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया गया पॉइंट बाय पॉइंट वाइज सेम एज इट इज आपको भी राइट करना है, पॉइंट बाय पॉइंट वाइज आपको राइट करना है। तो दिया हृदय का कद और आकार, मनुष्य का हृदय जो होता है वो शंकु आकार एवं उसका कद जो होता है लगभग 1 मुट्ठी के जितना होता है। आगे दिया स्थान, ये दो फेफड़ों के बीच कुछ बाईं ओर होता है। इसका खंड CO2 ऑक्सीजन दोनों का हृदय द्वारा क्या होता है वहन होता है। इस कारण यह चतुर्थ खंडी होता है तथा आपस में ऑक्सीजन युक्त रक्त, मतलब आपस के अंदर ऑक्सीजन युक्त रक्त और CO2 युक्त रक्त को मिश्र होने देता नहीं है, क्योंकि वो उसमें चतुर्थ खंड होते हैं वो, ठीक है। तो वो देखते हैं। अब आगे पॉइंट लिखोगे आप, हृदय के ऊपर के 2 खंड में क्या होता है, ऊपर के 2 खंडों को आलिंद बोलते हैं, जिसे दाया आलिंद और उसे हम क्या दूसरा कहते हैं बाया आलिंद। और हृदय के जो नीचे के 2 खंड होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं निलय यानी छेपक कहते हैं। इस प्रकार कुल उसके 4 जो होते हैं वो चतुर्थ खंड होते हैं। उसके बाद आप लिखोगे आगे 5वां पॉइंट लिखोगे कि आलिंद की दीवार जो होती है पतली एवं निकाय की दीवार क्या होती है यहाँ पे
मोटी होती है यानी आलिंद पतली, और जो नीले यानी जो होती है उसकी दीवार जो होती है वो हमारी क्या होती है, पतली होती है। दो आलिंद में एक दायां आलिंद दूसरा क्या होता है, बायां आलिंद होता है। सेम उसी तरह दो नीले के अंदर एक दायां नीले और बायां नीले होता है। चारों खंड जो होते हैं वो पर्दों के द्वारा एक दूसरे से अलग रहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, पटल कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या पटल होगा, जो दायां आलिंद और नीले दोनों को क्या होता है, मिलने से क्या होता है, एक दूसरे से रोकता है। उसके बाद रुधिर जो होता है वो दाएं आलिंद में से बाएं नीले में प्रवाह के लिए दीर्घ पार्टी यहाँ पे वल्व होता है, ठीक है। और इसी प्रकार दाएं नीले में से बाएं नीले में प्रवाह के लिए दीर्घ पार्टी वल्व यहाँ पे होता है, ठीक है। त्रिक पार्टी वल्व यानी दाएं से बाएं जाने के लिए क्या होता है, दीर्घ पार्टी वल्व होता है। उसी तरह बाएं नीले से दाएं नीले में प्रवाह के लिए होता है त्रिक पार्टी वल्व होता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स बाएं हैं तो यहाँ पे दाएं आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, ये आएगा। उसके बाद आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, दिया है ये वाल्व जो होते हैं रुधिर प्रवाह को नीले में से आलिंद में वापस जाने से क्या करते हैं, रोकते हैं। यानी जो रुधिर का प्रवाह नीले में से वापस आलिंद में ना आ पाए, इस प्रकार ये वाल्व जो होते हैं उसे क्या करते हैं, यहाँ पे रोकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको बताता चलूँ कि ये जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे दिया होती है, ये क्या है, बायां नीला है। बाएं नीले में से दाएं नीले, यानी कह सकते हो आप दाएं नीले में से बाएं नीले में आने के लिए क्या करते हैं, वो रोकते हैं। फर्क इतना है कि यहाँ पे आपको दायां आलिंद दिया है, तो यहाँ पे नीचे आप क्या लिखोगे, नीचे आपको लिखना होगा दायां नीले और फिर लिखना होगा बायां नीले। उसके बाद दाएं नीले जो होता है वो रुधिर फुसफुस धमनी के द्वारा फेफड़ों में क्या होता है, जाता है। और उसके बाद बायां नीले का रुधिर जो होता है वो मधा धमनी के द्वारा शरीर की ओर जाता है। इस प्रकार हमारे शरीर की जो रचना जो होती है वो क्या करती, कार्य करती है। तो आप स्टूडेंट्स को ये फिगर जो बनाना, फिगर सबसे पहले क्या करोगे स्टूडेंट्स, आप ऐसा एक गोल बना लोगे, ठीक है। फिर उसमें इस तरह आपको क्या करना है, यहाँ पे वाल्व यहाँ पे निकाल देना है। फिर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देना कि इसका जी क्या है, महाधमनी है। उसके बाद यहाँ पे दायां आलिंद, फिर उसके नीचे क्या होगा, दायां नीले। अब इसके बीच में एक क्या होता है, वाल्व होता है, ठीक है। उसके यहाँ पे बायां आलिंद और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बायां नीले, और ये क्या हो जाएगा, इसका विभाजिका। फिर ये आपको लिखना है फुसफुस धमनी और ये फुसफुस क्या हो जाएगा, सिरा। इस तरह ये फिगर पूरा स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो 4 मार्क्स स्टूडेंट्स आपके इसके प्राप्त हो जाएंगे। अगला सवाल स्टूडेंट्स यहाँ पे आता है पादकों। पादकों मतलब यहाँ पे वनस्पति अथवा दो पौधों से हैं कि जल एवं खनिज लवणों का वहन जो होता है वो किस प्रकार होता है। ये सवाल पूछ रहा था 2 मार्क्स के लिए। तो आप लिखोगे पादपों यानी ठीक है, पादपों यानी पौधों से, वनस्पतियों से, ठीक है। पौधों जल तथा खनिज लवणों का वहन जो होता है वो जाइलम उत्तक के द्वारा होता है। जब जल एवं लवण के मृदा में से पत्ती एक जाइलम कोशिका के द्वारा क्या करती है, परिवहन उसका होता है। आगे लिखेंगे आप, जड़ और तनी जो होती हैं वो पत्तियों की जाइलम कोशिका परस्पर जुड़कर संयोगी मार्ग क्या करती है, बनाती है। जड़ें मृदा से लवण लेती हैं, ये मृदा तथा जड़ के लवणों की सांद्रता क्या होती है, फर्क उत्पन्न करता है। इस कारण जल की निरंतर गति जाइलम में से बनी रहती है और सारे पत्तियों तक जो होता है वो तने के द्वारा जो होता है वहाँ पे पानी जो होता है वो पहुँच जाता है। फिर इसमें क्या होता है, एक परासरण दबाव क्या होता है, उत्पन्न होता है। तब जल एवं लवण जो होते हैं वो एक कोशिकीय से दूसरी कोशिकीय में परासरण यानी जाने के लिए क्या होते हैं, परासरण के कारण यहाँ पे जाते हैं। वाष्पोत्सर्जन के कारण जल की निरंतर हानि होती रहती है तथा इसमें चूषण बल जो होता है यानी खिंचाव, पानी जो खींचता है, जैसे आपने पाइप को बाहर रख दिया टाँकी में से निकाल के, तो वो जो पूरा पाइप में पानी होता है वो ऑटोमेटिक क्या होता है, पूरा पानी बह जाता था। मतलब वो इसी तरह इसमें भी क्या होता है, चूषण बल जो होता है वो उत्पन्न होता है, जिससे जल तथा लवणों में निरंतर गति यहाँ पे होती रहती है और जल तथा लवण जो होते हैं वो वनस्पति के सभी अंगों तक पहुँच जाते हैं। इस प्रकार जल एवं खनिज लवणों का यहाँ पे वहन होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि फ्लोएम के द्वारा भोजन का स्थानांतरण किस प्रकार यहाँ पे होता है वो समझाओ, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो उसमें आप क्या लिखेंगे, प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादकों का वहन जो होता है वो स्थानांतरण यहाँ पे कहलाता है। जबकि स्थानांतरण और ये क्या होता है, ये संवहन उत्तक के फ्लोएम नामक भाग द्वारा होता है। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण के उत्पादकों के अलावा जो यहाँ पे फिलोएम जो होता है वो अमीनो अम्ल एवं अन्य पदार्थों का भी क्या करता है, परिवहन करता है। ये पदार्थ विशेष रूप से जड़ के भंडारण अंगों, फलों, बीजों एवं वृद्धि वाले अंगों में से ले जाए जाते हैं। भोजन एवं अन्य पदार्थों का स्थानांतरण संलग्न साथी कोशिका की सहायता से चालनी नलिका में ऊपरोमुखी तथा अधोमुखी यानी ऊपर से नीचे, जिसे हम अधोमुखी बोलते हैं, दोनों की दिशाओं में होता है। इस स्थानांतरण की क्रिया एक क्या होती है, सक्रिय क्रिया होती है जिससे ऊर्जा का उपयोग होता है। पदार्थों का स्थानांतरण पत्ती की कोशिका के स्थान से फ्लोएम उत्तक
में होता है। इसके लिए ऊर्जा की क्या होती है, इन्हें आवश्यकता होती है, और जो ऊर्जा जो होती है वो एटीपी के अणु से प्राप्त होती है। तो स्टूडेंट्स आपको बताता चलो कि एटीपी मीन्स क्या है। एटीपी क्या है, एक तरह का जिस तरह हम बैटरी में पावर सेव करते हैं उसी तरह एटीपी जो इनकी एनर्जी होती है उस तरह सेव करती है, जो मुसीबत के समय इनकी काम आती है। और ये ऊर्जा का परासरण क्या करती है, दाब बनाती है, मतलब गति करने का। परिणाम स्वरूप जल जो होता है वो बाहर से फ्लोएम के अंदर गति करता है। इस क्रिया के द्वारा भोजन का परिवहन पादपों यानी जो वनस्पति पौधों जो होता है उसके समस्त हिस्सों में होता रहता है। तो यहाँ पे हमने देख लिया किस तरह वो गति करते हैं, इस स्थानांतरण भोजन का किस तरह होता है पौधों के अंदर तैयार भोजन का। तो ये सवाल जो है 3 या 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है एग्जाम के अंदर बोर्ड में हर साल। अब उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे टेक्स्ट बुक अगर आप टॉपिक देखेंगे तो यहाँ पे दिया ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवहन विनिमय का स्थानांतरण निरूपण टेक्स्ट बुक में यहाँ पे दिया। तो उससे हम समझते हैं किस तरह यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था इस एग्जाम के अंदर। तो वो दिया जाएगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन तथा विनिमय यानी जो निकलना है विनिमय होता है उसका व्यवस्थात्मक यहाँ पे निरूपण करके हमें क्या करना है, समझाना है। तो हृदय में दायां और बायां बंटवारा ऑक्सीजनित यानी ऑक्सीजन तथा बी ऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकने के लिए क्या होता है, लाभदायी होता है। कौन लाभदायी होता है, तो यहाँ पे नीले हमने देखा वो जो होता है वो क्या होता है यहाँ पे दायां और बायां, ठीक है, वो क्या करता है ऑक्सीजन को रुकने से क्या होता है, लाभदायी होता है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, इस प्रकार बंटवारा जो होता है वो शरीर से उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। द पक्षी एवं स्तनधारी जो सरीखे जंतु जो होते हैं, जंतुओं को जिन्हें उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ये उनके लिए क्या होता है, बहुत ही लाभदायी होता है, क्योंकि इन्हें अपने शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो स्टूडेंट्स का फिगर कैसे बना, तो आपको ये दिख रहा है सेम यहाँ पे माला जैसा, फिर नीचे क्या करोगे यहाँ पे एक बैंगन जैसा आप बना दोगे, फिर इसमें से आप ज्वाइन कर दोगे। तो ये शरीर का क्या हो जाएगा, हमारा महाधमनी हो जाएगा, फिर फुसफुस कोशिका, फिर फुसफुस से फुसफुसीय सिरा, उसके बाद फुसफुस की ये सेम वही है फुसफुस धमनी, यहाँ पे सिरा और यहाँ पे क्या होता है धमनी, फिर दोनों सेम ये महासिरा और इधर क्या आ जाएगा हमारा महाधमनी। तो लास्ट में हमारा नीचे का जो पार्ट है उसमें आएगा फुसफुस के अलावा शरीर के अंगों में की यहाँ पे जो कोशिकाएं हैं वो। तो ये स्टूडेंट्स एग्जाम में आता तो नहीं लेकिन टेक्स्ट बुक का टॉपिक इसलिए आपको ये मैंने समझा दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आगे देखते हैं हम। अब स्टूडेंट्स आगे टेक्स्ट बुक का टॉपिक यहाँ पर आता है रक्तदाब किसे कहते हैं और इसे कैसे मापते हैं, रक्तचाप अधिक बढ़ जाने से इसमें क्या क्षति यानी नुकसान होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट फिगर को समझते हैं। रक्तदाब जो होता है वो 120 ठीक है डिवाइड बाई 80 होना चाहिए। यहाँ पे 120 बार पंकुंचन और यहाँ पे 80 जो होता अनुशिथिल मापा जाता है। तो स्टूडेंट सेकंड फिगर हम देखते हैं यहाँ पे। तो सेकंड फिगर रबड़ का जब जाप वायु यहाँ पे जब वायु से फुलाया जाता है यानी जब आप डॉक्टर के पास जाते होंगे तब आपको यहाँ पे देखना होगा रक्तदाब आपके यहाँ पे एक पट्टा लगाते होंगे फिर उसे दबाते होंगे वो लोग ठीक है एयर से। तो जब वायु जो होती है जब फूल जाती है तब वहाँ पे कफ का यहाँ पे अगर दाब जो होगा 120 से ऊपर होगा तो ध्वनि यहाँ पे क्या हो जाएगी बंद हो जाती है। लेकिन कफ का दाब अगर 120 से नीचे होगा तो यहाँ पे स्टेथोस्कोप जो होगा उससे ध्वनि सुनी जाती है। लेकिन अगर वही कफ का दाब अगर 80 से कम हो जाएगा तो वहाँ पे स्टेथोस्कोप की जो ध्वनि जो है वहाँ पे स्टेथोस्कोप की ध्वनि जो है वहाँ पे सुनाई देती नहीं है ठीक है, यानी स्टेथोस्कोप जो होता है उसकी आवाज़ हमें सुनाई देगी नहीं। तो देखते हैं यहाँ पे है क्या। तो रक्त दाब जो है वो क्या है, तो रक्त वाहिनी की दीवारों के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, रक्त दाब कहते हैं। यानी रक्त बहाने के लिए जो वाहिनी होती है उसके दीवार के विरुद्ध अपोजिट में जो दाब लगता है उसे हम रक्त दाब कहते हैं। उसके बाद यह दबाव धमनी में धमनियों के अंदर क्या होता है अधिक होता है जबकि सिरा में क्या होता है कम होता है। उसके बाद धमनी के अंदर रक्त दाब का यहाँ पे निपल प्रकुंचन संकुचन के समय यहाँ पे लगता है और इसके प्रकुचन दबाव एवं नीले के अनुशिथिलन के समय धमनी के अंदर का दबाव जो होता है वो अनुशिथिलन दबाव कहलाता है। यानी धमनी के अंदर जो अनुशिथिलन दबाव जो होता है वो धमनी का दबाव जो होता है वो अनुशिथिलन दबाव कहलाता है। सामान्य रूप से प्रकुंचन दबाव यहाँ पे हाई अगर बीपी हो तो लगभग 120 मिमी अथवा तो अनुशिथिल दाब जो होता है वो लो बीपी यानी 80 मिमी जितना होता है। हाई बीपी 120 अगर मतलब 120 से कम और 80 से क्या होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए। तो रक्तदाब को मोनोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। उच्च दबाव के कारण धमनी का सिकुड़ना रक्त का गाढ़ा होना भी होता है। यानी रक्त दबाव को स्टूडेंट्स हम किससे मापते हैं, तो रक्त दाब को हम स्टेफनोमोनोमीटर के द्वारा हम मापने का यंत्र है जिसे स्टेफनोमोनोमीटर कहते हैं। और यह रक्त प्रवाह में क्या करता है, प्रतिरोध बढ़ता है और आंख मस्तिष्क आदि
अंगों की धमनियां क्या होती है, फट सकती हैं और आंतरिक यहाँ पे रक्त स्राव होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लास्ट टॉपिक देते हैं, क्या दिया, अपोहन क्रिया किसे कहते हैं, यानी डायलिसिस किसे कहते हैं। तो यदि किसी लवण और स्टार्च के विलयन को सेलोफेन की थैली भर कर उसे आश्वित जल के अंदर, यानी आश्वित मीन्स यहाँ पे कह सकते हैं आश्वित जल, ठीक है, शुद्ध जल यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है, लटका दिया जाता है, तो लवण के आयन सेलोफेन से होते हुए आश्वित जल में क्या करते हैं, यानी शुद्ध जल के अंदर क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं और स्टार्च जैसी थैली के भीतर वो जो क्या होता है, रह जाता है। इस प्रक्रिया को अपोहन कहा जाता है, ठीक है। आश्वित यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे जो शुद्ध जल होता है वो। उसके बाद आगे कहते हैं अनेक प्रकार मनुष्य में विपरीत परिस्थितियों के कारण गड्ढे यानी किडनी अपना कार्य जो होते ठीक प्रकार से कार्य करना जो होती है वो बंद कर देती है, तो शरीर में बनने वाला जो यूरिया तथा एवं अन्य हानिकारक उत्सर्गी पदार्थ को रक्त से छानने में गुर्दे असमर्थ हो जाते हैं। इस कारणवश रक्त में विषैले पदार्थ क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तब अपोहन यंत्र का उपयोग जो होता है वो रक्त को साफ करने के लिए, खून को साफ करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे हमें मालूम पड़ा कि किडनी कार्य करना कब बंद कर देती है, तो जब मनुष्य की विपरीत परिस्थिति के कारण, ठीक है, तब वहाँ पे क्या होता है, जब शरीर के अंदर यूरिया और हानिकारक उत्सर्गी पदार्थ जो होते हैं वो रक्त को छानने में गुर्दे जो होते हैं वो असमर्थ होते हैं, तब विषैले पदार्थ जो होते हैं वो रक्त के अंदर बढ़ जाते हैं। तब उसे साफ करने के लिए, रक्त को साफ करने के लिए अपोहन यंत्र का उपयोग किया जाता है। इस यंत्र में रक्त जो होता है वो सेलोफेन झिल्ली की बनी नलिका में बहाया जाता है। इन नलिका के बाहर रक्त का समूह प्रयासी लवक जो होता है वो द्रव को बहा जाता है, जिस कारण नलिका के अंदर बहते रक्त में उत्सर्गी पदार्थ अलग होकर यंत्र के दाब में आ जाते हैं और रक्त से यूरिया तथा उत्सर्गी पदार्थ अलग हो जाते हैं। इस क्रिया के बाद रक्त को शरीर में वापस भेज दिया जाता है, जिसे अपोहन क्रिया कहते हैं, यानी खून को एक जगह से निकालना और दूसरी जगह से क्या करना, खून को वापस डाल देना। तो इसी क्रिया को अपोहन क्रिया कहते हैं। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था चैप्टर का। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को ये वीडियो जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको जो जितने भी क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं बोर्ड के हिसाब से सेम वैसा टॉपिक आपको पूरा मैंने पॉइंट बाय पॉइंट बस यहाँ पे समझा दिया। सेम एज इट इज़ जब भी क्वेश्चन आता है सेम एज इट इज़ आपको पॉइंट बाय पॉइंट सभी स्टूडेंट्स को राइट करना है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए तनिष्क सर को तब तक के लिए इजाज़त। जय हिंद।